हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज के डेली प्रैक्टिस सेट के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको वो काफ़ी विस्तार से दिया गया है। यहाँ पर आपके 10 नहीं, आप मानकर चलिए 30-40 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि यंग इटली संगठन किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, यंग इटली भी आ सकता है या उसके अलावा इसको तरुण इटली भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था मैजिनी के द्वारा। तो देखिए, मैजिनी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1831 ईस्वी की ये बात है। अब देखिए, समय काल है यानी कि 1815 से लेकर 1870 का। तो ये जो समय काल है, उस समय के अंदर जो यूरोप है यहाँ की, यानी कि जहाँ पर इटली स्थित है, तो इटली के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं। किस लिए? इटली के जो सभी राज्य हैं ना, वो अलग अलग बिखरे पड़े हैं, उनको संगठित करने के लिए आंदोलन चल रहा है वहाँ पर। तो ठीक है, इसी के आंदोलन के फलस्वरूप ही जो मैजिनी है उसने क्या, जो यंग इटली नामक संगठन है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि एकीकरण बोलते हैं उसको, इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के लिए स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं, मैजिनी, गैरीबाल्डी या गैरीबाल्ड भी लिखा होता है, या गिबर्टी है, कैबूर हैं, तो ये सब कौन है? काउंट कैबूर। ये सब का नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखें आप यहाँ पर। तो देखिए, जब ये 1870 में जब एकीकरण कर लिया गया था जब इटली का, तो जो रोम है ना, रोम को इटली की क्या बना दिया गया था? राजधानी बना दिया गया था। और कब से बना दिया गया था? 1871 से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का नाम आप देखिए जब भी सुने तो जो रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती किसको कहा जाता है? वो कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, देखिए उनका जो संगठन है उसका क्या नाम है? खुदाई खिदमतगार संगठन का नाम था। और उसके अलावा संगठन के जितने भी सदस्य थे वो सब क्या करते थे? लाल शर्ट पहना करते थे। ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे? रेड शर्ट्स कहा करते थे, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कहीं भी खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम नहीं है। तो यहाँ पर कौन होगा कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए, अभी अभी हमने जो पढ़ा है इटली का एकीकरण, तो उससे ही संबंधित है वो। ठीक है, उनका नाम क्या है? गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी ने एक सेना का गठन किया था जिसको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लाल कुर्ती सेना। तो उद्देश्य आप समझ गए इनका क्या था? कि इटली का एकीकरण करना था। ठीक है, और इटली का जो एकीकरण हुआ था 1870 के करीब, तो उसके अंदर जो है गैरीबाल्डी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। तो उसी के चलते इनको क्या कहा जाता है? देखिए, इटली एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। ठीक है, तलवार। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आ जाए कि जो इटली एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? तो वो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। अब देखिए, जो हमारे आप देखेंगे कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उसके अंदर देखिए जो लाला लाजपत राय है ना, वो गैरीबाल्डी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और लाला लाजपत राय ने क्या किया था? गैरीबाल्डी की जीवनी भी लिखी है। ठीक है, किसने? लाला लाजपत राय ने। तो ये याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने किसके बारे में पढ़ा था? मैजिनी। मैजिनी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने क्या किया था? 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी। तो देखिए, जो मैजिनी है ना, उससे कौन प्रभावित था? वो किसके आदर्श थे भारत के अंदर? वीडी सावरकर, वीर दामोदर विनायक सावरकर के वो आदर्श थे। उनको अपना आदर्श मानते थे क्रांति के लिए। और उसकी जीवनी लिखी है वीर सावरकर ने, किसकी? मैजिनी की जीवनी भी लिखी है। और उनकी जो संगठन मैंने आपको बताया था यंग इटली, उसी की तर्ज पर क्या किया उन्होंने? जो अभिनव भारत की स्थापना भी की थी। ठीक है, जो कि 1904 में की गई थी वीडी सावर के द्वारा। तो किससे प्रभावित था ये अभिनव भारत? ये था तरुण इटली से या फिर यंग इटली से। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए जो कि किससे रिलेटेड थे? ये थे जो इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, 1815 से लेकर 1870 तक चला था। उसके बाद 1871 के अंदर रोम जो है वो इटली की राजधानी बना था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है कि लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है। तो ये किसके यहाँ पर हैं, स्वामी विवेकानंद से ये संबंधित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता होगा कि इनका जो रियल नेम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था रियल नेम। ठीक है, और ये अगर नाम की बात करें कि विवेकानंद नाम कैसे पड़ा था, तो जो खेतड़ी के राजा थे जिन्होंने कि सहयोग किया था इनका, जो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था ना शिकागो में 1893 में, तो वहाँ पर किन्होंने भेजा था, जो खेतड़ी नरेश थे उनके द्वारा भेजा गया था। तो जो खेतड़ी के राजा थे ना, उन्होंने ही इनको क्या नाम दिया था, नरेंद्र नाथ की जगह पर विवेकानंद का नाम प्रदान किया था। और इनके बारे में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है कि जो 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो, जो कि कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, वहाँ पर विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ पर कि आपको पता होगा विवेकानंद ने क्या था, बहुत ही यानी कि एक ओजस्वी भाषण दिया था, जिसके लिए वो विश्व विख्यात हो गए थे, उनको जाना जाता है। और देखिए इसके अलावा जो विवेकानंद, उनको 19वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है, नव हिंदू जागरण का पिता भी कहा जाता है उनको, तो ये याद रखना है। इसके अलावा इनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो है कि 1897 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, विवेकानंद ने जो रामकिशन मिशन है उसकी स्थापना की थी, तो ये याद रखना है। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात और इनके बारे में, इनकी एक शिष्या थी स्वामी विवेकानंद की, जिसका क्या नाम था, मार्गरेट नोबल नाम था। ठीक है, और वो कहाँ की थी, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। तो वो इनकी शिष्या थी, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, सिस्टर निवेदिता के नाम से। तो पूछ लिया जाए सिस्टर निवेदिता जो है किसकी शिष्या थी, तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। तो ये होगा क्वेश्चन का आंसर, स्वामी विवेकानंद। उसके अलावा देखिए अन्य नाम पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं हल्की सी। दूसरा जो ऑप्शन है जैसे कि एनी बेसेंट हो गया, तो एनी बेसेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जो 1916 के अंदर जो होम रूल आंदोलन हुआ था, तो उससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कहाँ की थी, ये भी आयरिश महिला थी, आयरलैंड से संबंध है इनका। और देखिए अभी जो पिछले कुछ इसमें बताया था मैंने, स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर भाग लिया था 1893 ईस्वी में, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन। ठीक है, जो कहाँ पर था, शिकागो यूएसए में था। तो वहाँ पर देखिए अगर बात करें तो जो एनी बेसेंट है ना, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर। ठीक है, ये भी इस हिंदू धर्म सम्मेलन के अंदर शामिल थी। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया था, 1898 की बात है, जो एनी बेसेंट है ना, इन्होंने क्या किया था, जो काशी है जो कि बनारस है, तो वहाँ का राजा था देखिए प्रभु नारायण सिंह। तो वहाँ से क्या किया, उनसे एक ज़मीन प्राप्त की थी और वहाँ पर एक इन्होंने कॉलेज की स्थापना की थी। और कॉलेज का देखिए क्या नाम था उस समय के अंदर, सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम रखा। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज नाम रखा। तो यही जो कॉलेज है ना, आगे चलकर जो मदन मोहन मालवीय हैं, तो उनके प्रयासों से ये कॉलेज बन गया था क्या, जिसको कि आजकल हम किसके नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। ठीक है, उसके अलावा पता ही आपको एनी बेसेंट यानी 1616 में होम रूल मूवमेंट से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा देखिए अगर उनकी पत्रिका की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पत्रिका हैं, एक का नाम है कॉमन व्हील और दूसरी है न्यू इंडिया। ठीक है, ये दोनों इनकी पत्रिका है, याद रखनी है आपने। तो ये हो गया एनी बेसेंट के बारे में। रामकिशन परमहंस के बारे में आपको पता ही है कि ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इसी के चलते इन्होंने क्या की थी, जो रामकिशन मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, अभी बताया था मैंने। वीर दामोदर सावरकर के बारे में अभी अभी बताया था कि 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी, जो कि किससे प्रेरित थी, यंग इटली या फिर तरुण इटली, जो कि मैजिनी की संस्था थी, और मैजिनी की आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है इन्होंने, तो ये चीज़ याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि डायरेक्ट भाषा में कहें तो जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, उसके अंदर कौन से विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो वो किसका किया गया है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह जो है वो देखिए 1770 से लेकर 1820 तक चला था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, देखिए शासन काल के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उन्होंने जो सशस्त्र जो हुआ करते थे ना, जो सशस्त्र जो सन्यासी हुआ करते थे, यानी कि जो हथियार रखने वाले साधु हुआ करते थे, जैसे कि नागा साधु होते हैं, वो भाले वगैरह रखते हैं अपने साथ में, तो इस प्रकार के साधुओं पर उन्होंने रोक लगा दी थी ब्रिटिश सरकार ने कि वो क्या नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। तो रोक लगा दी थी, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, ये सन्यासी विद्रोह हुआ था।
और देखिए 1770 का जो काल था ना, उस समय भारत के अंदर जैसे अकाल भी पड़ा था, तो अकाल पड़ने जो किसान वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, जो आम जनता थी, वो भी काफ़ी परेशान थी। तो ये सब लोग भी क्या थे, सन्यासियों के साथ शामिल हो गए थे और ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन खोल दिया था इन्होंने। तो उसी को क्या बोलते हैं, सन्यासी विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था, तो वो किसने किया था, वारेन हेस्टिंग द्वारा इसको दबा दिया गया था, इस विद्रोह को, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। उसके अलावा देखिए इनके बारे में देखिए, जो बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके बारे में आपको पता है कि क्या पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और देखिए जो पुस्तक है आनंद मठ, इसके अंदर क्या विशेषता है कि एक गाना यहाँ से लिया गया है, वंदे मातरम, ठीक है, वो जो क्रांतिकारियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत था और ये हमारा राष्ट्रगीत भी है, तो ये लिखा था। अगर बात करें देखिए इनके अन्य पुस्तकों की, तो ये आनंद मठ तो जैसे पॉपुलर है ही है। उसके अलावा देखिए एक पुस्तक है कपाल कुंडला, कपाल कुंडला हो गई। उसके अलावा देखिए विश्व वृक्ष नाम से भी एक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा एक है दुर्गेश नंदिनी, तो दुर्गेश नंदिनी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो भारत का जो हुआ था ना भाई, एकीकरण हुआ था, जो अलग अलग यहाँ पर देसी रियासतें जो बिखरी पड़ी थी, तो वो किसने इकट्ठा की थी भारत के अंदर, उनको एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये देखिए वल्लभ भाई पटेल के एक सहयोगी थे, अगर आपने सुना, उनका क्या नाम था, वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, ठीक है। याद रखना है किसके द्वारा, वीपी मेनन के द्वारा। तो काम आप समझ गए क्या किया था इन्होंने, जो स्वतंत्र रियासतें थी ना उस समय के अंदर, तो उनका एकीकरण करने में जो सरदार पटेल थे उनका सहयोग किया था। तो ये पुस्तक जो है उसी के ऊपर आधारित है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, तो ये पुस्तक लिखी। इसके अलावा इनकी एक अन्य पुस्तक भी आप याद रख लें, कभी जैसे पूछी जाए तो, द ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, तो ये पुस्तक भी इन्हीं की है। तो ये तो ऑप्शन हो गया इसका डी राइट आंसर। उसके अलावा देखिए अन्य ऑप्शन भी एक देख लेते हैं, जैसे कि कृष्ण मेनन लिखा हुआ है। तो कृष्ण मेनन का आपको पता होगा कि जो 1962 के अंदर देखिए जो इंडो चाइना वार हुई थी ना, भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत इसके अंदर हार गया था। तो उस समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे वो कौन थे, कृष्ण मेनन जो है वो रक्षा मंत्री थे, ठीक है। बाद में जैसे उन्होंने क्या किया था, इस पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जब युद्ध का नतीजा आया था तो इस्तीफा दे दिया गया था। उसके बाद अन्य ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। तो इनका जो पॉपुलर क्वेश्चन आता है वो यही है कि जो भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी, ये हो गए। इसके अलावा देखिए इनको जाना जाता है किस नाम से, राजा जी। तो राजा जी इनका नाम था वैसे पॉपुलर। तो देखिए कि वो भी है, राजा जी नेशनल पार्क है, ये आपको बताना है कमेंट करके कि जो राजा जी नेशनल पार्क है, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये बताएंगे आप कमेंट में। उसके अलावा देखिए इनके बारे में क्या है कि इनकी एक बुक है, वो आप याद रखेंगे, वो है मेडिटेशन इन जेल, ठीक है, मेडिटेशन इन जेल, ये पुस्तक की रचना की है, जेल में रहते हुए इन्होंने ये रचना की थी। उसके बाद है बी एन राव। बी एन राव पूरा नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह राव। इनके बारे में पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो कौन थे, बी एन राव थे, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। तो ये होगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक पार्टी बनाई थी। तो ये बताइए आप, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक स्टोरी सुनिए आप। देखिए समय काल है 1928 का, ठीक है, 1928 जैसे चल रहा है। तो इस साल के अंदर क्या हुआ था कि साइमन जो कमीशन है वो भारत के अंदर आया था। तो साइमन कमीशन आया था, यहाँ पर आपको पता है कि उसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। तो उसका विरोध हुआ था, तो देखिए उस समय के अंदर जो भारत सचिव थे ना, जिसका क्या नाम था, लॉर्ड बर्कनहेड था। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने क्या किया था कि जो साइमन कमीशन आया है भाई, आप लोग उसका विरोध कर रहे हो, वो आपके हित में काम करना चाहता है। अगर ऐसी बात है ना भाई, आप उनका विरोध कर तो रहे हो, क्या भाई खुद में काबिलियत है, खुद में काबिलियत है कि भाई संविधान का मसौदा लिख सको।
तो ये यानी चुनौती दे डाली थी भारतीयों को कि भाई ऐसी अगर हिम्मत है तो ऐसी कोई रिपोर्ट बनाओ जिस पर कि सभी पार्टियां जो है सहमत हो। अगर सभी पार्टियां सहमत होगी तो हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे उसके ऊपर, तो आपकी बात भी मान लेंगे। तो ये चुनौती किसने ली, जो मोतीलाल नेहरू वगैरह ने, इनके द्वारा स्वीकार कर ली गई। और उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, 1928 ईस्वी के अंदर नेहरू रिपोर्ट, और यानी कि संवैधानिक प्रारूप पर आधारित थी ये। तो पहले ये आ गई नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू जो रिपोर्ट थी ना, इसके अंदर क्या है कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी भारत के लिए। यानी एक तो हो कि भाई पूरा स्वतंत्र भारत की मांग की गई हो, तो ऐसी कोई मांग नहीं की गई, केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर, यानी बहुत बड़ा कोई स्टेट है और उसके द्वारा शासित क्या है, एक छोटा सा प्रदेश, यानी कि शासन करता तो कौन रहेगा, ब्रिटेन रहेगा, भारत क्या रहेगा, यानी कि उसके अधीन, यानी कि ब्रिटेन के अधीन रहेगा। तो इस प्रकार की मांग मानी गई थी इसके अंदर, नेहरू रिपोर्ट के अंदर। तो जब ये रिपोर्ट आई थी तो देखिए इसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसी का जो अधिवेशन हुआ 1928 में, वहाँ पर सभी लोग थे। तो अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर के ही दो लोग, जो कि कौन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, और उनके साथ में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये दोनों व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों ही नेहरू रिपोर्ट से क्या थे, नाखुश थे, इससे संतुष्ट नहीं थे। तो इससे संतुष्ट नहीं थे तो उसी के चलते क्या किया था, इन्होंने अपनी एक नई पार्टी की स्थापना कर ली थी, जिसका क्या नाम था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग था। तो अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये पार्टी किसने बनाई थी। तो ये बनाई थी, देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम तो है नहीं, तो कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस, या फिर जवाहरलाल नेहरू होता तो उसको टिक कर दिया जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि क्रिप्स मिशन की बात हो रही है। तो देखिए क्रिप्स मिशन, देखिए क्या था कि क्रिप्स मिशन कब आया था भारत के अंदर, ये आया था देखिए 1942 की बात है, ठीक है, 1942 में आया था। और क्या करने आया था, ये पहले जो क्वेश्चन देखिए, पहले के जो सेट थे उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है, तो पढ़ चुके हैं अगर आपने देखा है तो देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो चल रहा था उस समय के अंदर, तो क्या करना चाहते थे, भारतीयों का सहयोग लेना चाहते थे। हालांकि ब्रिटेन ने घोषणा कर दी थी कि जो इंडिया है वो भी युद्ध के अंदर शामिल है, लेकिन भारतीय ऐसा कोई शामिल थे नहीं। तो उनका पूर्ण रूप से सहयोग लेने के लिए भेजा गया था देखिए क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आ गया था। तो इसके बारे में क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी तरफ से देखिए आधिकारिक जो वार्ताकार कौन थे, बात करने वाले कौन थे, ऑफिशियल, यानी कि बात करने वाले कौन थे इसके साथ, तो वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, और उसके साथ में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये इनके ऑफिशियल थे। तो भैया आ गया जैसे क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में, तो क्या क्या बात की इसने, यही की कि भारत को क्या दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है, युद्ध समाप्ति के बाद। और उसके अलावा देखिए अगर सेकंड युद्ध ये भाई हम जीत गए, ख़त्म हो गया, उसके बाद भारत के अंदर है ना एक संविधान सभा का भी निर्माण किया जाएगा। और संविधान सभा का निर्माण हो गया, लेकिन देखिए जो प्रांत है, जो राजा रजवाड़े हैं, जो देसी रियासत हैं, उनको ये अधिकार होगा कि भाई वो चाहें तो भारत के अंदर शामिल हो या फिर मत हो। यानी कि वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाओ, नहीं तो अलग से अपना कंट्री बन जाएगा, देश बन जाएगा उनका, अलग से भी रह सकते हैं वो। तो ये कर दिया। और ये भी था कि भाई देसी रियासतें अपना क्या अलग से संविधान वगैरह भी बना सकती है। तो इस प्रकार की बातें की गई देखिए, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आई, चाहे इंडियन मुस्लिम लीग ले लो या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या था, इस क्रिप्स मिशन को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि इससे किसी भी प्रकार की सहमति इसके ऊपर नहीं बनी। और पता है इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि जो गांधी जी उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है, क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है, ये कहा था। तो अब देखिए ये बता दिया मैंने शॉर्टकट में। अब देखिए यहाँ पर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कथन एक बिल्कुल गलत बात है। पूर्ण स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं हुई। क्या देना चाहते थे भारत को वो, डोमिनियन स्टेटस, यानी कि कोई बड़े शासक के द्वारा कोई छोटा जो क्षेत्र है वो नियंत्रित होता हो। तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात थी, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, तो ये बात ठीक है कि संविधान के लिए क्या था, एक संविधान सभा के गठन की बात की गई थी यहाँ पर। तो ये राय सही हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, तो केवल दो सही है, ठीक है, एक तो गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की चल रही है, ठीक है।
तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है इसको अन्य क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है इसको। और ये कब हुआ था, ये देखिए 1940 के अंदर किया गया था। ठीक है, तो ये पिछला जो हमने क्वेश्चन किया है उससे ही संबंधित है। तो देखिए 1940 में तो ये आंदोलन हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था 1939 में, तो जो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है ना, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। इसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया था, भारत को शामिल होने की घोषणा कर दी थी, कह दिया था कि भारत भी शामिल है। लेकिन जो आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह इस चीज़ से असहमत थे। तो उसके लिए क्या था, पहले तो देखिए एक क्रिप्स मिशन पहले क्या आया था, एक अगस्त प्रस्ताव भी आया था, ठीक है, जो कि लिलित गोत के द्वारा आया था। तो अगस्त प्रस्ताव आ गया था, तो वो भी अस्वीकृत कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा। तो उसी के फिर विरोध के फलस्वरूप है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की थी। और इसका जो वही नेतृत्व करता कौन, किसको बनाया गया था, महात्मा गांधी को बना दिया गया। और उद्देश्य क्या था, देखिए कि भारत को जो इस युद्ध के अंदर घसीटा जा रहा है ना, ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है, तो इस चीज़ का विरोध करना। और देख गांव-गांव जाके, जगह जगह जाके क्या था, लोगों को ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, घटिया कदम लिया, इसके बारे में जागरूक करना, बताना और इसका विरोध करना। तो यहाँ पर जो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही जो चुना गया था वो कौन था, विनोबा भावे थे। तो इनको देखिए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके बाद में कौन आ गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी कि एक एक व्यक्ति गिरफ्तार होता जाता था, दूसरा नया आता रहता था। तो पूर्ण रूप से ये जो था वो अहिंसक आंदोलन था। तो ये बल्कि सरकार को पहले ही बता देते थे कि इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है और ये सत्याग्रह ही रहेगा। ये गिरफ्तार हो जाता तो इसके बाद ये वाला यानी कि लिया जाएगा। तो ये इसके बारे में हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस कारणों के लिए प्रसिद्ध है। तो 1905 का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए बंगाल विभाजन। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब किया गया था, 1905 में किया गया था। और किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब ये क्यों किया गया था, देखिए जो लॉर्ड कर्जन का, वैसे तो उद्देश्य तो यही होगा अंग्रेजों के का कि भाई जातीय आधार पर बांटना उनको, ठीक है, धर्मों के आधार पर बांटना। हिंदुओं को अलग कर दिया था, मुस्लिम को अलग कर दिया था। लेकिन जो अगर उसकी बात सुने लॉर्ड कर्जन की, तो उसने क्या कहा था इसको कि भाई काफ़ी बड़ा क्षेत्र है बंगाल, प्रशासन करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से इसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। तो ये काम किया था। अन्य क्वेश्चन आ जाए कि इसकी निर्णय कब लिया गया था बंगाल विभाजन का, तो वो लिया गया था देखिए 20 जुलाई 1905 की बात है। ठीक है, तो इसके विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था, स्वदेशी या फिर स्वदेशी आंदोलन भी और बहिष्कार आंदोलन भी, तो ये दोनों याद रखने हैं। उसके अलावा देखिए 1905 की बात करें, पूछ ले कि आईएनसी का जो अधिवेशन है 1905 का, तो वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था बनारस के अंदर हुआ था। और अध्यक्षता की बात करें तो वो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, और देखते हैं अभी आज का जो अंतिम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने में जरूर इजी लग रहा होगा कि भाई करो या मरो का नारा थी, तो सबको पता है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कौन से आंदोलन में दिया गया था, तो ये भी आप लोग बता दोगे, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, देखिए आपको जो बताया जा रहा है उससे आपका क्या है, बहुत ही कम समय के अंदर फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाता है। आप अपनी थ्योरी को ख़त्म करें, उसके बाद ये क्विज सॉल्व करें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी रिवीजन के अंदर। ठीक है, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 के अंदर हुआ था। लेकिन देखिए इसका जो असली नाम था वो क्या था, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए जब ये आंदोलन चल रहा था ना, तो एक इंग्लिश पत्रकार था जिसका क्या नाम था, लुई फिशर। तो लुई फिशर एक इंग्लिश पत्रकार था, ये गांधी के साथ रहा करता था। यानी गांधी कुछ भी कर रहा है तो सब न्यूज़ कवर किया करता था। तो उसी ने ये नाम दे दिया था क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि इस आंदोलन का नामकरण कर दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस नाम से जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में हेडलाइन आती थी, तो आंदोलन का यही नाम पड़ गया था। और ये आंदोलन अगर पूछ लिया जाए कि क्यों हुआ था, अभी अभी जिसके बारे में डिस्कस किया था 1942 में क्या हुआ था
क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया था तो उसको अस्वीकार कर दिया था सब लोगों ने। तो उसी के लिए क्या था, फिर ये आंदोलन किया गया था। असफलता उसका मुख्य कारण है। उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए दूसरा वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, भारत की हालत खस्ता हो गई थी, ठीक है कि भाई खाने पीने की कमी हो गई थी, क्योंकि पता आपको दुनिया भर की सेनाएं यहाँ से आ रही है, कुछ जा रही है, और लोगों के मकानों वगैरह पर भी कब्जा कर लिया था बंगाल वगैरह के एरिया में। तो लोग इससे क्या थे, सामान्य जो जनता थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी। महंगाई बढ़ रही थी दिन रात, जो कर या टैक्स की दरें थी वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना यानी कि वो प्रारंभ किया गया था। तो इसका अगर प्रस्ताव की बात करें तो ये काफ़ी पूछा जाता है कि प्रस्ताव जो कब पारित किया गया था। देखिए 8 अगस्त की बात है 1942 ईस्वी की, जो ग्वालियर टैंक मैदान है ना मुंबई के अंदर, वहाँ पर ये प्रस्ताव पारित किया गया था इसका। इससे ही संबंधित एक और चीज़ आप याद रखेंगे, उसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर क्या है कि इस आंदोलन के दौरान जो मुख्य नेतृत्व करता है ना, आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया गया था, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर। तो ये जब नारा देखते हैं करो या मरो, इससे संबंधित एक और चीज़ बता देता हूँ। करो या मरो, देखिए एक और चीज़ भी है, मरो नहीं मारो। तो मरो नहीं मारो ये किसने कहा था, देखिए ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, ठीक है, कि करो या मरो नहीं, मरो नहीं मारो। तो ये कहा था, इनके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चन। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस टाइप का वीडियो आपके लिए। तो देखिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।